हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आईएएस एग्जाम चैनल में। दोस्तों, आप लोगों ने दिवाली का आनंद उठाया होगा और खूब आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और दिवाली के बाद दोस्तों आज आपकी एक बेहतरीन क्लास होगी। और दोस्तों आज बात करेंगे प्रस्तावना को लेकर, ठीक है ना दोस्तों। प्रस्तावना को लेकर जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी लोग, आप लोग आ जाइए और कॉपी पेन लेकर बैठिए और अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और क्लास का आनंद लेते रहिए दोस्तों। ठीक दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा कुछ रोमांटिक हो जाए तो आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। हवा लहरों को तूफान बना देती है, हवा लहरों को तूफान बना देती है और मौत इंसान को बेजान बना देती है। हवा लहरों को तूफान बना देती है और मौत इंसान को बेजान बना देती है। रास्ते पर पड़े पत्थर को पत्थर ना समझो, इंसान की चाहत उसे भगवान बना देती है। दोस्तों शुरू करते हैं इस खूबसूरत शायरी के साथ आज की क्लास। तो जरा आप लोग देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। देखिए जरा दोस्तों, आज बात करेंगे प्रस्तावना, ठीक। और दोस्तों प्रस्तावना में बात करेंगे, जरा एक बार पूरी प्रस्तावना अच्छे से देख लेते हैं। लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, ठीक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक। ये दोस्तों प्रस्तावना है आपकी, ठीक। हम भारत के लोग, ठीक है ना। यहाँ से आपकी प्रस्तावना शुरू है, ठीक। और आखिरी आपका क्या है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है ना। अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये आपकी प्रस्तावना हो गई, ठीक। अच्छे से देख लिया होगा दोस्तों। जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपके आईएएस एग्जाम में या पीसीएस में एक सवाल पूछा जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक। एक दोस्तों ये वर्ड है, दूसरा आपका समाजवादी और तीसरा आपका धर्मनिरपेक्ष और चौथा आपका लोकतंत्रात्मक, या आप एक गणराज्य भी लिख सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। ये है, जरा इनको ध्यान से देखिएगा। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है ना दोस्तों। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा देखिएगा दोस्तों, एकता, अखंडता और बंधुत्व, ठीक दोस्तों। इसके बाद देखिएगा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित, ठीक दोस्तों। ये आपके कुछ वर्ड हैं, आपका और भी देख लेते हैं। तो इधर उपासना, धर्म, विश्वास, ये आपके बात है, ठीक दोस्तों। तो जरा देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, जरा आप इन शब्दों को देखिए। संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, ठीक दोस्तों। इनका जरा आप लोग क्रम ध्यान रखना, आपके एग्जाम में इनका क्रम बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना दोस्तों, ठीक। लेकिन उससे पहले जरा बात कर लेते हैं जो प्रस्तावना है। प्रस्तावना, ठीक है ना दोस्तों। प्रस्तावना ये कहाँ से ली गई, तो प्रस्तावना की दोस्तों बात करें तो ये आपकी कहाँ से ली गई है, यूएसए के संविधान से, या यूएसए से क्या ली गई है, प्रस्तावना, ठीक है ना दोस्तों। प्रस्तावना आपकी कहाँ से ली गई है, यूएसए, ठीक। इसके बाद इसकी भाषा की बात करें तो इसका जो भाषा का गठन किया गया दोस्तों, भाषा का गठन किया गया है वो दोस्तों आपसे किया गया कहाँ से, किस देश से, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। प्रस्तावना आपसे, ठीक है ना। प्रस्तावना की बात करें तो यूएसए से ली गई है और इसके भाषा का जो गठन किया गया दोस्तों वो कहाँ से किया गया, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना।
प्रस्तावना यूएसए से ली गई और भाषा का गठन कहाँ किया गया इसका, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, अब दोस्तों जरा देखिए, एक वर्ड लिखा हुआ है, पहले इन वर्डों को आप देखिए, संपूर्ण, प्रभु, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। ठीक, इनका क्रम दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है ना। ये क्रम बहुत आता है आपके एग्जाम में। क्या, जरा अगर मैं क्रम की बात करूं तो देखना आप लोग जरा ध्यान से, क्रम, ठीक है ना। इनका एग्जाम में क्रम बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्रम में जरा देखिएगा, एक शब्द लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना दोस्तों। पहले बात कर लेते क्रम की, कॉमा, इसके बाद आपका अगला शब्द कौन सा, समाजवादी, समाजवादी, समाजवादी के बाद दोस्तों अगला कौन सा आपका शब्द है, धर्मनिरपेक्ष, निरपेक्ष, ठीक है ना दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष के बाद आपका कौन सा, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, ठीक है ना। ये दोस्तों आपके क्रम से शब्द लगे हुए हैं। ठीक, इनका क्रम बहुत आता है दोस्तों आपके आईएएस एग्जाम और पीसीएस एग्जाम में, बहुत एक क्रम पूछे जाते हैं। तो क्रम से सबसे पहले देखें तो कौन सा होगा शब्द, संपूर्ण प्रभु संपन्न, इसके बाद समाजवादी, इसके बाद धर्मनिरपेक्ष और दूसरा आपका कौन सा है, लोकतंत्रात्मक। ये इनका क्रम है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है ना। क्रम से प्रस्तावना इस तरीके से। और दोस्तों अगर क्रम की और भी बात करें तो एक क्रम आपसे एग्जाम में और पूछा जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा। और क्रम की बात करें, ठीक, तो दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, एक शब्द आया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है ना। ये क्रम से लगे हुए हैं, यानी इनके क्रम की बात करें तो एक का आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक, सामाजिक कॉमा आर्थिक, सामाजिक कॉमा आर्थिक और कॉमा राजनैतिक न्याय, ठीक है ना, राजनैतिक न्याय। ये तीन प्रकार के न्यायों की बात की गई दोस्तों, ध्यान रखना। इनका क्रम आप लोग पहले ध्यान रखना, ठीक है ना। क्रम इनका बहुत पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, तो आप लोग क्रम इनका थोड़ा विशेष ध्यान रखना। ठीक, जो भी लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं विशेष यहाँ पर ध्यान दें। ठीक, कभी कभार सिविल में क्या होता है, ये पूरी आपकी प्रस्तावना लिखेगा और ये डेट जो भी है ये छोड़ देता है और वहां पर लिख देगा डॉट 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 डॉट, और आपको भरना होता है। आईएएस के जो एग्जाम होते हैं इसी तरीके से दोस्तों वहां पर पूछा जाता है। ठीक, तो आपको ध्यान ये रखना है, डेट 26 नवंबर 1949 या कुछ भी वर्ड जैसे ये, या मान लेते हैं हम यहाँ पर कहा गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यहाँ पर लिखेगा नागरिकों को डॉट 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 डॉट, आगे पूरी लिखी होगी और आपको क्रम से भरना होगा। आईएएस एग्जाम में दोस्तों ऐसे भी आ जाता है, तो आप लोग विशेष इनका ध्यान रखना, इनका क्रम आप लोग विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों जरा, सबसे पहले बात करते हैं तो प्रस्तावना आपके कहां से ली गई, यूएसए से। इसके भाषा का गठन कहाँ किया गया, ऑस्ट्रेलिया से। अगर क्रम से बात करें तो क्रम में देखिए कौन कौन से शब्द आते हैं, संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। और भी बात करें न्याय में तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इतना दोस्तों आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट, ठीक है। आप लोग अच्छे से ले लीजिए, इसके बाद एक एक वर्ड की बात करते हैं, किसका क्या अर्थ होता है, ठीक है दोस्तों। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके बाद आगे बात करते हैं। अब आप देखिए एक एक वर्ड का अर्थ देखिए, ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा, ध्यान से देखिए, आपको एक शब्द लिखा दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखने का, क्या लिखा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक, सबसे पहले शब्द की बात करते हैं, क्या है, देखिए दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व, और बात करेंगे किसकी, संपन्न, ठीक है ना दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस शब्द की बात करेंगे और ये प्रस्तावना में आपका क्या है, वर्णित है, कौन सा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक, जरा बात करते इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले अर्थ देखिए, ठीक है ना, इसका अर्थ देखिए, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूं, संपूर्ण प्रभुत्व
संपन्न का अर्थ एक ऐसे देश से है, एक ऐसे देश से है जो आंतरिक निर्णय व बाह्य निर्णय, आंतरिक निर्णय व बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका होगा क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक दोस्तों, जरा देखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या हुआ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ एक ऐसे देश से है जो आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है आंतरिक निर्णय, और दूसरा दोस्तों एक शब्द आया हुआ बाह्य निर्णय। ठीक, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि भारत किसी के दबाव में ना हो। ठीक है ना, जो भी निर्णय वो स्वयं ले सके। ठीक, जैसे मित्र और शत्रु का चुनाव हो, ठीक है ना, कोई अंतरराष्ट्रीय संधि हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, ठीक है ना, राजनीतिक न्याय हो या आपका आर्थिक न्याय हो। ठीक, तो इसके संदर्भ में भारत किसी भी अन्य देश के दबाव में ना हो, स्वयं सक्षम है और स्वयं अपने निर्णय ले सकता है। ठीक है ना, इसी निर्णय लेने की क्षमता को, स्वतंत्र को क्या बोला जाता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक, जरा दोस्तों एक शब्द आया है यहाँ पर आंतरिक निर्णय। ठीक है ना, जरा देखिएगा, आंतरिक निर्णय ये एक शब्द आया हुआ है, आंतरिक निर्णय। तो दोस्तों आंतरिक निर्णयों की अगर बात करें तो इसका संबंध होता है विदेश संबंधों में स्वतंत्रता, या ऐसे आंतरिक निर्णय में आप बोल सकते हो सामाजिक निर्णय। ठीक है ना, सामाजिक निर्णय एक ये आ जाएगा, दूसरा आपका आ जाएगा राजनीतिक निर्णय। ठीक है ना, तीसरा आपका आ जाएगा आर्थिक निर्णय। ये आपके कुछ निर्णय हैं, आर्थिक निर्णय। ठीक दोस्तों, ठीक ये बात है। क्या कहा गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ एक ऐसे देश से है, ठीक है ना, जो आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्र है। ठीक है ना, ठीक दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें, देखा आपने लिखा होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ की जगह अगर आप लोग तात्पर्य लिख लो तो तात्पर्य ज्यादा शब्द अच्छा होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य, ये दोस्तों ज्यादा बात आपके लिए सुटेबल होगा, क्योंकि अर्थ कुछ अटपटा सा लग रहा है। तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो आंतरिक और स्वयं निर्णय ले सकता है। ठीक, जरा देखिएगा सामाजिक निर्णय। ठीक है ना दोस्तों, तो समाज में जो भी लिंग जाति आदि इन पर जो भी भेदभाव है, ठीक है ना, इस पर कोई दबाव नहीं होगा सरकार के पास, ना ही कोई वो होगा, वह अपने स्वयं निर्णय ले सकता है। ठीक, स्वयं निर्णय लेने की शक्ति है। समाज के तौर पर समाज में क्या क्या कार्य किए जाए, समाज के लिए क्या क्या किया जाए, समाज के लिए क्या क्या सोचा जाए, समाज के लिए क्या क्या योजना बनाई जाए, समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, समाज के लिए क्या क्या किया जाए। ठीक, तो इस पर जो भी निर्णय होगा, ठीक, वो देश आपका क्या होगा, पूर्ण तरीके से स्वतंत्र है और उस पर किसी का भी जोर दबाव नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों, जोर दबाव नहीं होगा, और इस प्रकार के निर्णय को क्या बोला जाता है, सामाजिक निर्णय। इसके बाद राजनीतिक निर्णय की दोस्तों बात करें तो यानी राजनीति से जो संबंधित है, ठीक है ना, जो भी मामले राजनीति से, ठीक, वो सभी यह देश निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक, उस पर किसी दबाव, देश का दबाव नहीं होगा। जैसे कोई कभी कानून बनता है मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं किसी देश की राय ली जाए या दबाव हो। ठीक, वो अपना देश पूरी तरीके से स्वतंत्र है और राजनीति से संबंधी कोई भी निर्णय ले सकता है, उस पर किसी भी देश का दबाव नहीं होगा। ठीक, और अच्छे से अपने निर्णय लेने की घोषणा कर सकता है। इसके बाद आर्थिक निर्णय की बात करें दोस्तों, आर्थिक निर्णय में, ठीक है ना, धन से संबंधित निर्णय या और भी अन्य निर्णय, ठीक है ना, जो भी समाज में फैले हुए हैं, इन सभी निर्णयों को लेने के लिए यह देश स्वतंत्र है, इस पर किसी का कोई भी दबाव नहीं होगा। ऐसे देश को बोला जाता है क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक, एक ये आपका दोस्तों आंतरिक निर्णय। एक दोस्तों इसमें लिखा हुआ है बाह्य निर्णय। ठीक है ना,
बाह्य निर्णय का मतलब दोस्तों समझिएगा जरा। बाह्य निर्णय का मतलब होता है विदेशों संबंध में स्वतंत्रता। जैसे आप विदेश में कहीं जा रहे हो, ठीक है ना, या उसके संबंध में आपको पूर्ण स्वतंत्रता होगी। आप किसी के जोर दबाव में नहीं होंगे, ठीक है ना ही किसी के कहने पर चलेंगे। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो विदेशों के संबंध में निर्णय लेने के लिए, ठीक है ना। या मित्र या शत्रु का चुनाव करने में, ठीक, जैसा भी आप चुनाव कराते हैं, अगर कोई शत्रु या मित्र है तो उसका चुनाव करने में या करवाने में आप पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हो। वहां पर आपका कोई भी जोर दबाव नहीं होगा और आपका निर्णय वहां पर मान्य होगा। आप पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हो। और इस प्रकार के निर्णय को क्या दोस्तों बोला जाता है? बाह्य निर्णय। बाह्य निर्णय का मतलब विदेश संबंधी निर्णय, शत्रु मित्र का चुनाव और अदर भी आपके निर्णय, ये सब किसमें आते हैं? बाह्य निर्णय में, ठीक है ना। युद्ध और शांति की घोषणा भी दोस्तों आपकी आ जाएगी बाह्य निर्णय में, ठीक है ना। बाह्य निर्णय, बाह्य निर्णय में दोस्तों एक बार और देखिए, विदेश संबंध में, ठीक है ना, स्वतंत्रता, युद्ध व शांति के संबंध में घोषणा, यह देश हमारा पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अगर युद्ध के संबंधी कोई घोषणा होती है तो उस पर किसी का कोई जोर दबाव नहीं होगा। यह निर्णय हमारा देश लेगा, करना कि नहीं करना, ठीक है ना, और पूर्ण स्वतंत्र होगा, ठीक है ना। ये आपके निर्णय किस प्रकार के हैं? बाह्य निर्णय, ठीक है ना दोस्तों। बाह्य निर्णय, तो एक बार जरा इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं समाजवादी शब्द की। तो एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं समाजवादी। दोस्तों शुरू करते हैं समाजवादी, ठीक। आपने एक शब्द देख लिया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना। इसका अर्थ आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, यानी ऐसा देश जो अपने निर्णय स्वयं लेने में स्वतंत्र हो, किसी अन्य देश का उस पर दबाव ना हो, उसे क्या बोला जाता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं समाजवादी। समाजवादी का दोस्तों अर्थ है, जैसे देखिएगा इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि समाज सर्वोपरि है। समाज सर्वोपरि है, सर्वोपरि है, अर्थात समानता की बात कही गई है। अर्थात समानता की बात कही गई है, ठीक है ना दोस्तों। अर्थात समानता की बात कही गई है, ठीक है ना। इसका मतलब जरा देखिएगा अच्छे से आप लोग। और एक शब्द लिखते हैं, और एक शब्द कहा गया है गरीब, मजदूर, ठीक है, आदि जितने भी वर्ग हैं, आदि वर्गों का कल्याण हो, किसी का शोषण ना हो, किसी का शोषण ना हो, ठीक। ये देखिए जरा दोस्तों, क्या समाजवादी का अर्थ पहले देखिए बताया गया है। समाजवादी का अर्थ है कि समाज सर्वोपरि है, ठीक है ना। यानी इन्होंने कहा हुआ है कि समाज हमारा सर्वोपरि है, ठीक है ना, सर्वोपरि है, ठीक। और दूसरी बात की गई, अर्थात इसमें समानता की बात कही गई, यानी समाज में जो भी लोग हैं, समाज हमारा सर्वोपरि है। और समाज में जो भी लोग हैं, जैसे गरीब हुए, मजदूर हुए, अल्पसंख्यक वर्ग हुए, SC ST हुए, ठीक, सभी ये एक समान है, ठीक, सभी एक समान है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने कहा हुआ है कि समाज जो है हमारा सर्वोपरि है, ठीक है। अर्थात हम समानता की बात करते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है समाज में, या रंग, जाति, लिंग, रूप, रंग रूप, इन सभी आदि को लेकर कोई भेदभाव नहीं है, ठीक। अगर हमारे गरीब लोग हैं या मजदूर है आदि, ऐसे जितने भी वर्ग के लोग हैं, ठीक है ना, इन सबका कल्याण और किसी का शोषण ना हो, ठीक। ये समाजवादी में इन्होंने कहा हुआ है। और समाजवादी आपका ये प्रस्तावना में वर्डिंग दी हुई है, और इसका ये अर्थ है, ठीक। जो भी लोग हमारे समाज में रह रहे हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे किसी वर्ग का हो, ठीक, सभी के सभी लोग हमारे लिए समान है और सबके हम कल्याण की बात करते हैं, ठीक है ना। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ना ही हम किसी के साथ शोषण की बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे सभी लोग समाज में रहते, इसलिए हम समाज को क्या सर्वोपरि मानते हैं। इस तरीके से समाज में रहने वालों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ना ही कोई शोषण किया जाएगा, या जिस धर्म के लोग हैं, ठीक है ना, सभी एक दूसरे में आपस में मिलजुल कर रहे और सभी एकता की भावना को बनाकर रखें, ठीक। और किसी के साथ कोई शोषण नहीं किया जाएगा।
इस समाजवादी का अर्थ का मतलब ये इतनी बात इन्होंने कही हुई है किसमें, प्रस्तावना में, और शब्द क्या है, समाजवादी। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद अगला एक शब्द है दोस्तों जरा, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष बहुत अच्छा दोस्तों शब्द है, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है ना, ये जरा देखिए धर्मनिरपेक्ष। ठीक है ना दोस्तों, अब इन्होंने धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ, इन्होंने दोस्तों बताया हुआ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है ना, ना ही कोई अलग से राज्य कोई धर्म बनाएगी, ठीक, कि उसके अनुसार चलना मिले। ठीक, जो भी हमारे धर्म है ये सभी धर्म हमारे लिए समान है, या जो भी जिस धर्म का व्यक्ति है, ठीक है ना, वो उसके लिए धर्म अच्छा होगा। ऐसा कोई बाध्य नहीं होगा या जबरदस्ती हम नहीं मनवाएंगे कि आपको यही धर्म अपनाना है। जो भी जिसके धर्म है सभी समान है, सभी एक दूसरे से धर्म से जुड़े हुए हैं और अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है ना, और अपने धर्म का पालन करते हैं, और इनका कोई एक से या राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। ठीक दोस्तों, तो जरा बात करते हैं अगर इसकी परिभाषा में, तो यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि तब आपको अच्छे से ये समझ में आएगा धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। ठीक है ना दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक, सभी धर्म के लोग समान हैं। राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, राजकीय धर्म ना हो, राजकीय धर्म ना हो। ठीक है, राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो। राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो। दूसरी बात करें, राज्य अपने नागरिकों के साथ, राज्य अपने नागरिकों के साथ, अपने नागरिकों के साथ, नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे, धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे, ना करे। ठीक है ना, राज्य अपने नागरिकों को, अपने नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना करे, सभी धर्मों के अन्यायी रूप से स्वतंत्र है। जरा देखिएगा, बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष। शब्द इन्होंने लिखा है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। ठीक, यानी राज्य का कोई इसमें विशेष धर्म नहीं होगा, ना ही आपसे ये कहा जाएगा कि नहीं राज्य ने एक धर्म बनाया तो आप लोग इसमें जुड़िए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक, जो भी जिस धर्म को मानते हैं आप लोग मानिए, और जो भी जिस धर्म के अनुयायी है सभी लोग आप लोग स्वतंत्र हो, अपने अपने धर्म को मानते हो। ठीक, दूसरी बात कहेगी ये राज्य का कर्तव्य क्या, कि राज्य के साथ जो भी नागरिक जुड़े हुए हैं, ठीक है, या राज्य में जो भी नागरिक है उन नागरिकों के साथ राज्य ये नहीं करेगा कि ये इस धर्म के हैं तो इनके साथ भेदभाव करे, वो एससी के तो उनके साथ भेदभाव करे, या वो ओबीसी है तो उनके साथ कोई भेदभाव करे। ये राज्य का धर्म है या राज्य का उद्देश्य है। ठीक, क्या कि धर्म के आधार पर ये जो नागरिक है, ये आपके नागरिक है, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, सभी धर्म समान है, और कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से जिस धर्म को ग्रहण करना चाहता है वो अपना जा सकता है। ठीक है ना, ऐसा कोई उद्देश्य इनका नहीं होगा राज्य का कि नहीं ये इस धर्म के तो इनके साथ हम भेदभाव करें, इनका शोषण करें, ठीक है ना, इनको इस तरीके से रखें या इनको कोई भी व्यवस्था नहीं दे, ठीक, इस धर्म के या बिजली पानी या पढ़ने की कोई शिक्षा नहीं दे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और यही वर्ड इसमें कहा गया धर्मनिरपेक्ष से, कि राज्य अपने नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, सभी धर्म समान है और सब आपस में एक दूसरे से मिलकर जुड़कर रहेंगे। ठीक है, ये आपकी इसमें बात कहेगी। तो आपने दो शब्द देखे, क्या, समाजवादी और एक धर्मनिरपेक्ष। एक बार देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि समाज सर्वोपरि अर्थात समानता की बात कही गई है। ठीक है ना, समाज में जो भी लोग हैं उन सभी का कल्याण और किसी के साथ कोई शोषण नहीं किया जाएगा, जो भी लोग हैं। ठीक है ना, क्योंकि सर्वोपरि है और वे सभी समान है। ठीक, इसके बाद दूसरा इन्होंने शब्द कहा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो और राज्य नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव ना करे, सभी धर्म समान है और सभी व्यक्ति आपके समान है। ठीक, एक बार जरा इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं।
जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक, लोकतंत्र। अगला आपका, आपने देखे दो शब्द, संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं लोकतंत्र। जरा ध्यान से देखिएगा, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। जैसे लोकतंत्र में देखिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है। जनता का शासन है। ठीक है ना दोस्तों। लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र का मतलब जनता के द्वारा जनता का शासन क्या कहलाता है, आपका लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों। जनता के द्वारा जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। तो जनता के द्वारा जनता का शासन है, ये क्या कहलाता है, लोकतंत्र। और ये जो दोस्तों परिभाषा जो बताई थी, ठीक है ना, और ये परिभाषा दी थी आपकी अब्राहम लिंकन ने। ठीक दोस्तों, नाम आपने सुना होगा अब्राहम लिंकन, ठीक है ना। और इन्होंने ये परिभाषा बताई थी, और ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे आपके अब्राहम लिंकन। ठीक, और इन्होंने क्या परिभाषा बताई थी, लोकतंत्र क्या है कि जनता के द्वारा जनता का शासन है। ठीक, यानी इन्होंने ये बताया था कि जो भी है, ठीक, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। ठीक है ना, और इस पर जनता शासन करेगी, और ये जो शासन होगा आपका क्या कहलाएगा, लोकतंत्र। और जनता जिसे चाहेगी, ठीक है ना, उसे उसका चुनाव करेगी, या जनता जिसे चाहेगी उसका प्रतिनिधित्व करेगी, या नहीं चाहेगी उसका नहीं करेगी प्रतिनिधित्व। ठीक, यानी जो भी शक्ति होगी जनता के हाथ में होगी, और जनता सर्वोपरि है। ठीक है ना। तो लोकतंत्र का सीधा सीधा मतलब यानी ऐसा तंत्र जहां पर जनता के द्वारा जनता का शासन होता है, उसे क्या बोला जाता है, लोकतंत्र। देखिए जरा वर्ड, जनता के द्वारा जनता का शासन है। ठीक, और ये परिभाषा किसने दी थी, अब्राहम लिंकन ने। ठीक है ना। और इन्होंने बताया जो भी ये लोकतंत्र है, यहाँ पर जनता सर्वोपरि है। जनता जिसको चाहेगी उसका प्रतिनिधित्व करेगी, जनता नहीं चाहेगी तो उसका नहीं करेगी। ठीक है ना दोस्तों। और ये जो लोकतंत्र होता है दोस्तों, ये दो प्रकार का आपका लोकतंत्र होता है। ठीक, लोकतंत्र की बात करें तो दोस्तों लोकतंत्र आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र, ठीक है ना दोस्तों। दूसरा आपका होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र, ठीक है ना दोस्तों। ये आपके दो प्रकार के तंत्र होते हैं। लोकतंत्र की बात करें तो टू टाइप्स, यानी दो प्रकार के। कौन कौन से, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है ना। तो लोकतंत्र का मतलब दोस्तों क्या हुआ, जनता के द्वारा जनता का शासन आपका लोकतंत्र कहलाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है ना दोस्तों। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में की बात करें तो प्रत्यक्ष में जनता स्वयं शासन करती है। जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। इसका मतलब होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जनता स्वयं शासन करती है। जनता स्वयं शासन करती है, जनता स्वयं शासन करती है। ठीक है ना। तो ऐसे लोकतंत्र को क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी जो भी जनता ये अपना स्वयं शासन करती है, ठीक, स्वयं अनुवाई करती, कैसे चलाना है, कैसे हमें चलना है। तो जो भी निर्णय होगा ये सब किसके हाथ में होगा, जनता के हाथ में। और ऐसे लोकतंत्र को क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक। इसके बाद दोस्तों बात करें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता प्रतिनिधि चुनती है, प्रतिनिधित्व को चुनती है। ये वर्ड ज्यादा दोस्तों अच्छा रहेगा, प्रतिनिधित्व को चुनती है, चुनती है। और जो प्रतिनिधित्व होता है वो क्या आगे करता है, संचालन करता है। ठीक है ना। जरा दोनों में अंतर देखिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिसमें जनता स्वयं शासन करती है, यानी जनता ही निर्णय लेती, जनता के द्वारा सब कुछ किया जाता है। ऐसे लोकतंत्र को क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दोस्तों क्या होता है, जिसमें जनता एक प्रतिनिधित्व को चुनती है। ठीक है ना। जैसे किसी एक व्यक्ति को उन्होंने चुन लिया कि ये हमारे लिए बेस्ट है,
और वो जो प्रतिनिधित्व होगा वही संचालन करेगा, ठीक है ना, वही कार्यभार करेगा और वही सब कुछ दिखाएगा। ऐसे लोकतंत्र को क्या बोला जाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन करती है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता एक प्रतिनिधित्व को चुनती है और वह प्रतिनिधित्व वहां का क्या करता है? संचालन करता है, निर्णय लेता है, ठीक है ना। वह प्रतिनिधित्व वहां का क्या करता है? संचालन करता है, निर्णय लेता है। ठीक, तो एक बार जरा इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, जरा देखिए, आपने देख लिया लोकतंत्र और अब बात करते हैं गणराज्य या गणतंत्र। ठीक, गणतंत्र, जरा इसका अर्थ दोस्तों बहुत अच्छे से देखना, ठीक है ना, क्योंकि होता क्या कभी कभार जैसे आपका आईएएस का जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, तो वहां से एक वर्डिंग दे दी जाएगी आपको, जैसे समाजवादी दे दिया या धर्मनिरपेक्ष दे दिया या गणतंत्र या गणराज्य दे दिया, और आपसे कहेगा 150 वर्डों में शब्दों में लिखो, ठीक है ना, वर्डों में लिखो। ठीक, और आप तभी लिख पाओगे जब इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा, तभी आप वहां पर कुछ सुटेबल दे पाओगे। जैसे कुछ भी आप समाजवादी उसने शब्द दे दिया कि भारत की प्रस्तावना में समाजवादी का क्या अर्थ है, 150 वर्डों में लिखिए, ठीक है ना। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन आता है, जो भी लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग जरा अच्छे से देखें। गणतंत्र, ध्यान से देखिए दोस्तों, गणतंत्र का मतलब होता है ऐसा तंत्र जहां का शासन प्रमुख, ऐसा तंत्र जहां का शासन प्रमुख वंशानुगत क्रम में ना होकर जनता के द्वारा चुना जाता है, ऐसे तंत्र को क्या बोला जाता है? गणतंत्र। एक बार फिर दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा, ऐसा तंत्र जहां का शासन प्रमुख, ठीक है ना, वंशानुगत क्रम में ना होकर जनता के द्वारा चुना जाता है, ऐसे तंत्र को क्या बोला जाता है? गणतंत्र। और भारत आपका कैसा देश है? गणतंत्र है और लोकतंत्र भी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है ना, ये वंशानुगत क्रम में नहीं होता है कि राष्ट्रपति हैं तो अगली बार उनके लड़के बनेंगे, फिर उनके लड़के के लड़के बनेंगे, उनके बेटी के बेटी बनेंगी, ऐसा तो होता नहीं आपके यहाँ। तो आपका कैसा है? गणतंत्र। क्योंकि आपके यहाँ जो चुनाव होता है वंशानुगत क्रम में नहीं होता है ना, वंशानुगत क्रम में राष्ट्रपति नहीं चुने जाते। ठीक, ये आपके यहाँ चुनाव होता है, ठीक है ना, जनता के द्वारा चुना जाता है। तो ऐसे तंत्र को क्या बोला जाता है दोस्तों? गणतंत्र। जरा देखिएगा, ऐसा तंत्र जहां का शासन प्रमुख वंशानुगत क्रम में ना होकर जनता के द्वारा चुना जाता है, वंशानुगत क्रम में ना होकर जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। तो ऐसे तंत्र को दोस्तों क्या बोला जाता है? गणतंत्र, ठीक है ना। और आप लोग का देखिए, आपका जो शासन प्रमुख राष्ट्रपति है, क्या आप बताइए ये वंशानुगत क्रम में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बताइए, आप लोग इसका वोटिंग करते हो, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। आप लोग पहले किसको वोट डालते हो? सांसद व विधायक को। और ये लोग जो होते हैं मिलकर किसका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति। और आप लोग इनका, ठीक है ना, जनता स्वयं चुनाव करती है, ये आपके वंशानुगत क्रम में नहीं है। ऐसे तंत्र को क्या बोला जाता है? गणतंत्र, ठीक है ना। ऐसा तंत्र यहाँ जहाँ का शासन प्रमुख वंशानुगत क्रम में ना होकर, ठीक है ना, वंशानुगत क्रम का मतलब ये होता है क्रम बाई क्रम। जैसे राष्ट्रपति हुए तो उनका बेटा राष्ट्रपति, अगर उनकी बेटी हुई तो बेटी राष्ट्रपति, फिर उनके बेटे के बेटे राष्ट्रपति। ऐसा आपके यहाँ नहीं चलता, ठीक है ना, ऐसा ब्रिटेन में चलता। ठीक, और ये आपकी बात करें तो आपका कैसा? गणतंत्र। आपका कौन चुनाव करती है? जनता चुनती है, ठीक है ना। तो ऐसे तंत्र को क्या बोला जाता है? गणतंत्र। जैसे मैं बात करें, जैसे, ठीक है ना, भारत की बात करें तो भारत आप बताइए, ठीक है ना, गणतंत्र है? बिल्कुल है, गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है, ठीक है ना। गणतंत्र आपको मालूम होगा, क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा चुना जाता है। लोकतंत्र का मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। ठीक, अगर ब्रिटेन की दोस्तों बात करें तो ब्रिटेन,
की बात करें तो आप बताइए, ब्रिटेन क्या गणतंत्र है? गणतंत्र है ब्रिटेन दोस्तों? नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में आज भी वही राजा राजकुमारी चलते हैं, दर बाई दर, पीढ़ी पीढ़ी दर, वंशानुगत क्रम में। तो यहाँ पर क्या है? गणतंत्र तो नहीं है। लेकिन अगर लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र आपका क्या है? ठीक है ना, जनता। लोकतंत्र आपका है, ठीक है ना, ये बात हुई आपकी। ठीक, एक बार और देख लीजिए, गणतंत्र का मतलब ऐसा तंत्र, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसा तंत्र, ऐसा तंत्र जहां का शासन प्रमुख वंशानुगत क्रम में ना होकर जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है ना, यानी वंशानुगत क्रम में नहीं होंगे, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होगी, लेकिन किसके द्वारा? ऐसा नहीं होंगे, चुना किसके द्वारा जाएगा? जनता के द्वारा। ऐसे तंत्र को क्या बोला जाता है? गणतंत्र। जैसे भारत और ब्रिटेन में बात करें तो ब्रिटेन आपका गणतंत्र नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी यहाँ पर वंशानुगत क्रम चलता है, राजा रानी वाला, ठीक है ना। प्रिंस आपने सुने होंगे इस तरीके से। लेकिन ब्रिटेन में आपका क्या लोकतंत्र है, भारत में गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों है। और यहाँ पर आपका गणतंत्र नहीं है, आपका कौन सा? लोकतंत्र, ठीक है ना। वास्तविक शक्ति जनता के हाथ में। ठीक, इतने का आप लोग जरा स्क्रीन शॉट ले लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, स्क्रीन शॉट दोस्तों ले लिया होगा। इसके बाद दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके बाद कल नेक्स्ट जब बात करेंगे तो इसी के आगे की बात करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो का आनंद उठाते रहिए। और जिसे जो भी पूछना है तो आप लोग कमेंट कर दिया करें, तो आपके कमेंट का जवाब जब मैं अगली क्लास लूंगा तो आपको दिया जाएगा। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके कमेंट का जवाब ना दिया जाए, ठीक है ना दोस्तों। एक एक करके मैं कोशिश करूंगा सभी के कमेंट का जवाब दिया जाए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।